सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। आज 1 मई है, यानी आज यौम मजदूर है। आज भी यौम मजदूर मनाया गया, लेकिन यौम मजदूर मनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े हॉल्स बुक किए जाएं, बड़े बड़े सेमिनार्स कराए जाएं और उसमें भी अशराफिया बैठकर मजदूरों के गुण गाएं और पांचों की पांचों अगर घी में किसी की हो तो वो अशराफिया की हो, बड़े बड़े नामों की हो और उन लोगों की हो जो मजदूर के नाम पर सब कुछ करते कराते तो हैं, लेकिन इसका फ़ायदा मजदूर को नहीं पहुंचता है। मजदूर चाहे उसका ताल्लुक दिहाड़ीदार तबके से हो, ठिया या रेड़ा लगाने वाले से हो, या चाहे वो सियासी नजरियाती कारकुन हो, मजदूर हमेशा पिसता घिसता और पिटता दिखाई देता है। और ये पाकिस्तान की तारीख है। आप 73 साल तारीख में देखिए कि हमेशा मजदूर के नाम पर बड़ी बड़ी एनजीओज बहुत कुछ कमाती हैं, खाती हैं, दिखाती हैं, लेकिन उसका फायदा मजदूर को नहीं पहुंचता है। बड़े बड़े एयर कंडीशन हॉल्स के अंदर जाकर सेमिनार्स मुनक्किद किए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, लेकिन फायदा मजदूर के लिए नदारद। यही हाल सियासत के ऐवानों का है। सियासत के ऐवानों के अंदर पैराशूटर्स आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी तादाद में ऐसे लोग जिनका इस मुल्क से कुछ लेना देना नहीं होता, बाहर से आते हैं, बैग्स उठाते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, उनको बड़ी पोजीशंस मिलती हैं, अपना टेन्योर पूरा करते हैं, बैग उठाते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन नजरियाती सियासी कारकुन हमेशा की तरह घिसता पिटता और रोता दिखाई देता है। नजरियाती कारकुन नारे लगाता रहता है, उनका लीडर्स उनसे नारे लगवाता रहता है और उनकी उम्र इन्हीं नारों लगाने के अंदर ही गुजर जाती है। ये अलमिये की बात है, लेकिन पाकिस्तान में अब कुछ सोच बदलती दिखाई देती है। अब अगर बात नजरियाती कारकुन को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देने की हो तो आप NA 249 के रिजल्ट्स देख लीजिए। आप देख लीजिए कि पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक स्टूपिड नहीं है। पब्लिक ये देख रही है कि अगर उनके हल्के के अंदर से मुंतखब करदा नुमाइंदा ऐवान के अंदर जाकर बैठता है और 2.5 साल के अंदर एक दफा भी हल्के के अंदर नहीं आता है, तो वो अपना तमाम तर वोट शिफ्ट करके किसी और जमात को दे देते हैं। अब चाहे पीपल्स पार्टी जीत रही हो, चाहे नून लीग जीत रही हो, लेकिन यह बात तय है कि हुक्मरान जमात जो 2018 में वहां से अपना एक बंदा मुंतखब कराकर लाई थी, वो नहीं जीती है। तो ये पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, पब्लिक सब समझती है और शायद यही वो असरात हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचे हैं। अब आप देखिए कि फरूख हबीब साहब को वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात बना दिया गया है। फरूख हबीब साहब ISF के दौर से स्टूडेंट लीडर थे और उसके बाद तकरीबन 2.5 साल तक, 15 साल की जद्दोजहद के बाद, हुकूमत में आने के बाद 2.5 साल तक वो मुंतजर रहे कि उनको कोई मिनिस्ट्री दी जाए और फाइनली उनको वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात बना दिया गया। देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक और वाबस्ता बहुत सारे स्टूडेंट लीडर्स, नजरियाती कारकुन, सियासी मजदूर आज भी मुंतजर हैं कि पैराशूटर्स की जगह इन नजरियाती कारकुनों को अहमियत दी जाए। और अगर यह अहमियत नहीं दी जाती तो जो हाल NA 249 में हुआ है, जो हाल डस्का के अंदर हुआ, वो हाल फिर 2023 के इंतखाबात में, अगर वो 2023 में हो तो वहां पर भी हो सकता है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #नया पाकिस्तान। #नया पाकिस्तान। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, यौम मजदूर और नजरियाती सियासी कारकुन। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब फरूख हबीब साहब। आप न्यूली अपॉइंटेड वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात हैं। आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है। आप मुंतखब रुकने कौमी असम्बली हैं और आप ISF के दौर से, यानी गुज़िश्ता 15-16 साल से स्टूडेंट लीडर के तौर पर काम करते रहे और उसके बाद बतौर रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। आज की इस एक्सक्लूसिव 1-on-1 नेशनल डिबेट में जनाब फरूख हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इलेक्टेड मेंबर कौमी असम्बली हैं और वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात इन्हें मुकर्रर कर दिया गया है। फरूख हबीब साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बोल न्यूज़ की जानिब से, टीम नेशनल डिबेट की जानिब से सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे दावत दी और मैं बोल TV के ऊपर अपना
पहला शो जो है वो बोल टीवी के ऊपर ही अभी कर रहा हूँ, और बोल टीवी हमेशा जो है वो हक और सच की जो है वो आवाज़ बुलंद करता रहा है, और आप जैसे जो सहाफ़ी हैं वो इस चैनल का हिस्सा हैं, और हमेशा बोल टीवी जो है वो एक आवाज़ बना है मज़लूम की, आम आदमी की, और हमेशा जो है वो बोल ने एक अच्छा किरदार अदा किया है। तो मैं समझता हूँ कि आपके इस चैनल की तमाम तर काविशों को भी हम अप्रिशिएट करते हैं। फ़ारूक हबीब साहब, ये वज़ारत ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात और वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात, ये 2 सेगमेंटेशंस हुई हैं। इससे पहले SAPMs का किरदार अपनी जगह पर था, लेकिन मैंने तो अपने करियर में इससे पहले ज़्यादा दफ़ा नहीं देखा है। तो ये जो सेगमेंटेशन हुई है ऑन द डिस्पोजल ऑफ ऑन द डिस्क्रिशनरी पावर यूज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसकी रीज़न क्या बनी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं वज़ीर आज़म अल्लाह ताला की ज़ात के बाद जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमेशा नौजवानों के ऊपर जो है वो एतमाद किया, और हम जैसे नौजवानों को उन्होंने मौका फराहम किया जी। पहले हमारा तो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है भाई, सीधी सी बात है। और लाइकवाइज सर, लाइकवाइज आप भी देखें, नीचे से जो है वो मेहनत करके ऊपर आए हुए हैं, और आपको पता है हमारे में ये चीज़ एक कॉमन चीज़ है, पहले भी ये चीज़ हमेशा जो है वो डिस्कस होती रही है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ होती है, मैं कहता हूँ जो मेहनत है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। जो इंसान मेहनत करता है, लगन से काम करता है, अच्छी नीयत से काम करता है, उसे हमेशा अल्लाह ताला मौका भी देता है, उसे तरक्की भी देता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने हम जैसे नौजवानों को पार्लियामेंट में लेकर आए जी। मुराद सईद को आप देख लें, आप आलमगीर महसूद हैं, शायद अली मोहम्मद खान हैं, कमल शौज़ब हैं, ज़रताज गुल हैं, मलिका बुखारी हैं, और बेशुमार हमारे साथ आलिया हमज़ा, जवेरिया ज़फ़र अहीर हैं। इसी तरीके से सूबाई असम्बलियों में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह हैं। और ख़ास तौर पे हमारे तो ये जिन लोगों के मैंने नाम लिए तो ISF के प्लेटफॉर्म से आए हुए हैं, जो कि स्टूडेंट फेडरेशन से थे, आपने तो, और जो पंजाब यूनिवर्सिटी से जिन्होंने आगाज़ किया, तो वज़ीर आज़म साहब ने हमेशा हमें प्रमोट किया। देखें, कन्वेंशनल पॉलिटिक्स की भी आपको ज़रूरत होती है, जो हमारा सिस्टम है, निज़ाम है, इसमें इलेक्टेबल्स की भी आपको ज़रूरत है। लेकिन इस सारे मौके के दौरान आप मिडिल क्लास के नए लोगों को कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो अगर डेवलप कर जाएं, तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक लीडर का ही खासा, ह्यूमन डेवलपमेंट ही तो है, एक लीडर का ही खासा है। आप देखें, ज़रताज गुल कहाँ से जाके DG खान से, जहाँ पर जगह जगह जो आप देखें वहाँ पर सरदारी कबायली उनका निज़ाम है, और वहाँ पर हमेशा खोसों को शिकस्त देकर आगे, खोसों को, लगारियों को, वहाँ पर जितने बड़े कबाइल हैं, यू नेम इट, सबको शिकस्त दी है। मुराद सईद आप देखें कि सवाद से उन्होंने शिकस्त दी, आलमगीर महसूद कराची से आप देखें, जहाँ पर कोई गुमान नहीं कर सकता था, वो वहाँ से जीत कर आए हैं। मुझे फैसलाबाद से आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह को हमने वहाँ से शिकस्त दी, और सूबाई असम्बली पे राना सनाउल्लाह को भी हमने शिकस्त दी। हमारे MP मियाँ वारिस साहब मेरे साथ थे हल्के में, उन्होंने तो हमने परफॉर्म किया है कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये थोड़ा सा डिले हो गया है? जो नजरियाती कारकुन को पहले आना चाहिए था, कुछ लोगों को तो अकोमोडेट किया गया, लेकिन अक्सरियत जो फ्रंट फेसर थे वो पैराशूटर्स हैं, सब यही कहते हैं। देखें, बात ये है कि हमारे अंदर इस हवाले से ना तो कोई बेचैनी थी, ना कोई इस्तराब था। मामला क्या है? मामला होता है आपका नज़रिया। अगर आपका लीडर आपके नज़रिए पर कायम है, और जिस नज़रिए के ऊपर उसने आपकी तरबियत की हुई है, तो फिर ये वजारतें, ये ओहदे मानी नहीं रखते, और फिर आप अपना काम तो जारी रखते हैं। तो आप ये देखें कि जब से हमारी हुकूमत आई है, चाहे वो मेरी कंस्टिट्यूंसी हो, चाहे वो मुल्की सतह के मामलात हों, चाहे वो पार्टी के मीडिया के हवाले से आकर जो है वो डील करने के हो, हमेशा हमने फ्रंट फुट का किरदार अदा किया। अभी आपने बात की थी कि जो वजारतें, वफाकी वज़ीर भी हैं, सेगमेंटेशन क्यों हुई है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? देखें, बड़ी एक अहम चीज़ ये है कि इलेक्टेड नुमाइंदे जो हैं वो काम कर रहे हैं, और एक ऐसी टीम मैदान में उतारी गई है जिसमें फवाद चौधरी हैं, मीडिया के साथ बड़े वेल इंटीग्रेटेड हैं, मीडिया के मामलात को समझते हैं, मीडिया के मसाइल को, दरपेश मसाइल को समझते हैं, वेरी वोकल पर्सन, और वोकल भी है और एक्सेसिबल भी है। और जो एक मीडिया को डील करने के हवाले से आपके अंदर एक टेम्परामेंट होना चाहिए, जो आपकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, वो फवाद चौधरी के अंदर मौजूद है। कि वो अगर शख्स, लेकिन एक तासुर है किसी शख्स में, सिर्फ एक तासुर है, वो तासुर ये है कि शायद इसलिए आपको वज़ीर मुमलिकत बनाया गया कि फवाद चौधरी साहब जो है वो फ्रंट फेस रहेंगे, और आप यू आर वेरी मच क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर। शायद ये तासुर अब लोगों में तकवीयत पा रहा है। इसके हवाले से आप क्या बात करें? बात ये किसी तासुर की बात नहीं है। एज ए टीम जो है वो हमने काम, वेल कोऑर्डिनेटेड टीम, एज ए टीम काम करना है। कोऑर्डिनेशन हमारी बहुत ज़बरदस्त है, और उसके आने वाले दिनों में आपको बेहतर कोऑर्डिनेशन नज़र आएगी, बेहतर मीडिया मैनेजमेंट नज़र आएगी, और बेहतर आपके साथ राब्ता नज़र आएगा।
बेहतर आपको कम्युनिकेशन नजर आएगी। छोटे छोटे आप लोगों के गिले शिकवे होते हैं कि वो गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो रही होती प्रॉपर, आप लोगों को लूप में नहीं लिया जाता। तो मीडिया ही है तो जिसकी वजह से इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म बने, मीडिया ही उनको जो है वो थैंक गॉड आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, आप इस चीज़ को अप्रिशिएट, बड़ी बात है, बड़ी बात है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें मानना चाहिए और इख्तलाफ राय भी होता है और इख्तलाफ को भी हम खुले दिल से सुनते हैं और हम तमाम जो सोच के फ़िक्र के लोग हैं उनकी राय को भी सुनेंगे और सबको जो है वो साथ लेके चलेंगे और अपनी बात भी उनको सुनाएंगे, अपनी बात भी करेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि हम जो है वो किसी को ये गिला शिकवा हो कि हमारे साथ मुंह बना के बैठे हुए हैं और हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमारी एक्सेस में नहीं है। तो ये जो हमारी नई टीम है उसका मैंडेट ही ये है और दोनों ही वज़ीर आज़म इमरान खान के करीब है और इमरान खान के जो इनिशिएटिव्स हैं उन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करना जो है वो हमारा मकसद है आवाम के अंदर। फ़ारूक हबीब साहब, आप लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि मीडिया की वजह से आप लोग हैं और मीडिया आप लोगों के ऊपर बड़ा ट्रस्ट भी करता आ रहा है। गुज़िश्ता 5-6 साल से तो ज़्यादा ये वाइब्स देखने को मिली। अब पैमरा ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है, आपके नॉलेज में होगी, और एडवाइजरी ये है कि काबीना की जो ख़बरें हैं उस ज़राए से ख़बरें देने वाला सिलसिला बंद किया जाए। इस हवाले से एक तंबीही एडवाइजरी जो है ना तमाम न्यूज़ चैनल्स को दी गई है जिसके ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। देखें जमील, दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर बड़ी अहम है। देखें बात यह है कि दो बुनियादी चीज़ें हैं, आया हमने जो है वो न्यूज़ बेस मामले को आगे बढ़ाना है या हमने सेंसेशन क्रिएट करनी है। इसके दरमियान जो है वो बैलेंस करने की ज़रूरत है कि ना हम सेंसेशनलाइजेशन की तरफ जाएं यानी सनसनी फैलाने की तरफ जाएं और ना ही ये हो कि हम खबर का ही गला घोंट दें। तो ये इसके दरमियान खबर का गला घोंटने वाली बात हो गई। गुजारिश सुन लेना, इसके दरमियान एक पेंडुलम है। जो काबीना होती है, काबीना का मतलब ये है कि आपकी गवर्नमेंट, और जो काबीना के फ़ैसले होते हैं वो फ़ैसले हमेशा आपको पता है कि उसका एक एजेंडा जारी होता है। एजेंडा जारी होने के बाद एजेंडा आइटम वाइज उसके फ़ैसले होते हैं और वो तमाम फ़ैसले भी आगे बताए जाते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम एक दूसरे से सबकत लेके जाने के हवाले से ख़बरों में इतनी सनसनी फैला देते हैं और बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जो शायद हुई भी ना हो और वो काबीना से मंसूब की जा रही होती हैं। देखें, आपसे, मेरे से या कोई और मीटिंग से मंसूब हो तो वो तो आप लेके चलते हैं, लेकिन काबीना जिसका हाईएस्ट फोरम है आपका डिसीजन मेकिंग का, जो आपके मुल्क का एग्जेक्टिव है, चीफ एग्जेक्टिव है, उसकी वो मुशावरती फोरम है। और आपको पता है कि मुस्तफ़ा एम्पेक्स केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर चुकी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर सोलो फैसले नहीं ले सकता, उसकी कैबिनेट है, कैबिनेट से प्रूव करवाने। और आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब तो ईद की चांद की तरह कैबिनेट की मीटिंग्स किया करते थे और उन्हीं के फैसलों को टर्ना, उन्हीं के फैसलों को बादशाह सलामत थे ना, आदत थी बादशाह सलामत की हुक्मशाही हुक्मनामा फरमान करने की। तो यहाँ पर जो है वो हम जमहूरियत के ऊपर बिलीव करते हैं, मुशावरत पे बिलीव करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। और जहाँ आपने बात की कि ये तासुर कि खबर का जो है वो गला घोंटा जा रहा है, ये तासुर गलत है। Are you sure? गलत है। उसमें मैं आपको फिर ये बात, अच्छा मेरी अर्जी सुन लीजिए। उसमें फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की थी, प्राइम मिनिस्टर से मैंने बात की थी, उनका इंटरव्यू करते हुए मैंने सवाल किया, मैंने कहा आपकी कैबिनेट की खबरें पहले जल जाती हैं, तो उन्होंने खुले बंदों ये कहा कि हाँ हमें ये पकड़ना पड़ेगा कि ये खबरें लीक करता है तो कौन करता है। तो ये बात तो तस्दीकी हो गई कि यार खबरें लीक होती हैं और खबरें कैबिनेट के अंदर से लीक होती हैं। अब कोई भी मीडिया हाउस ज़राए से जब नाम कोट नहीं करना चाहता होता, और जर्नलिस्ट के पास ये राइट है कि वो अपने सोर्सेज कोट ना करे, अगर हम सोर्सेज कोट करने लग जाएं तो मारामारी शुरू हो जाए। तो बजाय इसके कि आप मीडिया को दबाएं या उनको कहें कि यार आप लोग जो है ना ये खबर ना चलाएं, आप अपनी काबीना को पकड़े ना, वहाँ पर लोग कौन है जो खबर लीक करते हैं। नहीं, देखें फिर मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हमने ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना है ना। आप ऑब्जेक्टिव को सामने रखें। ऑब्जेक्टिव ये है, ये नहीं है ना तो हमको मीडिया का गला घोंटना चाहते हैं, ना हम मीडिया की खबर का दम तोड़ना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो उसका मेयार है, उस खबर की जो क्रेडिबिलिटी है, उसको मजबूत बनाया जाए ना। आपके चैनल्स की ये बतौर एज ए एंकर के आपके प्रोग्राम की भी तो एक क्रेडिबिलिटी है ना। एब्सोल्युटली। तो आप अपने शो के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लेकर आ सकते जो हेयर से हो या जिसके अंदर जो है किसी का कोई अपना ज़ाती टिल्ट शामिल हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं। उसका तरीक़ाकार, उसका यकीनन तरीक़ाकार वज़ा किया जा सकता है। अगर आपकी तरफ से कोई बात सामने आई है तो उस बात का पहलू ये भी हो सकता है कि आप अगर कोई चीज़ ज़राए से सामने आती है तो हमेशा अच्छा रिपोर्टर ये होता है कि वो तस्दीक करते हैं उस चीज़ की।
अगर कोई एक ज़राया बता रहा है तो वो दूसरे ज़राए से, तीसरे ज़राए से, टाइम देके उसकी तस्दीक करके, तीसरे ज़राए से उसकी तस्दीक करके चीज़ों को चलाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा काम होता है कि काबीना से मंसूब करके इंतहाई कौमी सलामती के इशूज़ के ऊपर बात हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ होती है कि काबीना से मुंसलिक ऐसी चीज़ बात कर दी जाए जो कि आपकी इकॉनमी के हवाले से हो, जिससे आपका सारा मार्केट सेंटीमेंट नीचे आ सकता है गलत खबर से, एक गलत खबर से। तो ये काम नहीं हो सकता कि वजारत नशर व इशाअत जो है वो सारा वक्त बैठ के तरदीदें करती रहे, सारा वक्त बैठ के वजाहतें करती रहे। तो इसके बीच में हमने, आप लोग जो प्रेस रिलीज देंगे वो तो खबर बनती है, वो खबर तो बनती है, लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ कि हमने उसके बीच में एक आपस में एक ब्रिज भी कायम करना है और एक मिडल ऑफ द वे रास्ता भी निकालना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाबंदी नहीं है, बल्कि इसको आप कह लें कि इसको चैनलाइज करने का एक तरीकाकार निकालना, रीवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं, चैनलाइज करने, रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के साथ एक मसला सबसे बड़ा ये है कि एक तो पहले दिन से मीडिया ट्रायल भी शुरू हो गया, गवर्नमेंट बनते ही पब्लिक ट्रायल भी शुरू हो गया और सोशल मीडिया ट्रायल भी शुरू हो गया। ये शायद पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, बहरहाल हुआ ज़रूर है 2018 से अब तक। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का एक और मसला भी है कि आप एक बहरान के बाद नया बहरान जन्म दे देते हैं। लाइक PDM के गुब्बारे में से हवा निकली, आपने एक कलदम मजहबी जमात को छेड़ डाला और रिलीजियस सेंटिमेंट है मुल्क के अंदर, बहुत ख़तरनाक तरीके से उसको छेड़ा गया। वो अभी दबा नहीं था, अब आप लोग मीडिया को अब पैमरा के जरिए रेगुलेट करने के हवाले से अभी न्यूज़ एडिटर्स एसोसिएशन ने इसके ऊपर ठीक ठाक प्रोटेस्ट कर डाला है। तो आप लोग जो है ना इन बहरानों के इनको मजीद बढ़ाने की बजाय इनको काबू करें। जहांगीर तरीन साहब वाला बहरान आपने, जमील, बात ये है कि अभी इसके ऊपर तो काफ़ी डिटेल में बात हो गई, ये काबीना की खबरों के हवाले से और सारा इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और होता ये है कि अगर किसी कॉर्नर से, किसी स्टेक होल्डर की तरफ से अगर कोई इख्तलाफ भी सामने आता है तो उस इख्तलाफ को हम सुनने को तैयार हैं। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमने बड़ी प्रोडक्टिव बात कर ली, बड़ी प्रोडक्टिव डिबेट की जी, ना मैंने इस चीज़ को इनकार किया, ना आपने कहा कि यार नहीं, आपने भी जो हमारा मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ की आपने भी उसको इनकार नहीं किया। आप, हमारा और आपका एग्रीमेंट इस चीज़ के ऊपर है कि खबर का गला भी नहीं घूटना चाहिए और उसके साथ साथ खबर की क्रेडिबिलिटी भी कायम रहनी चाहिए, स्पेकुलेटिव नहीं होनी चाहिए, सनसनी नहीं होनी चाहिए। बाद का सनसनी फैलाने में हम बहुत आगे निकल जाते हैं। लिहाजा बात यह है कि उसके दरमियान आपने एक, मैं समझता हूँ कि एक बैलेंस क्रिएट करना है। जहाँ तक रही बात बहरानों की, देखें जमील, जो बाहुकूमत होती है उसके लिए आए रोज़ नया दिन, हर रोज़ एक चैलेंज होता है। और नहीं हो सकते कि आप कहें कि आपको चैलेंज ही कोई ना आए, फिर तो आपकी समझ लेना कि आपकी ज़िंदगी भी जो है उसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है। ये उतार चढ़ाओ, ये मामलात आपका हिस्सा होते हैं, इनसे आप सीखते भी हैं और इनसे आप विजिलेंट भी रहते हैं इन चीज़ों से। जहाँ तक आपने मुख्तलिफ हवाला जात की बात की, देखें जो PDM है, PDM ने तो बहुत कोशिश की, चाय की प्याली का तूफ़ान बर्पा किया हुआ था उन्होंने। और आप ये देखें कि माजी के दुश्मन एक दूसरे को सड़कों पे जिन्होंने घसीटना था, पेट फाड़ के दौलत वापस लेकर आनी थी, जिन्होंने एक दूसरे पर केसेस बनाए, एक दूसरे को गद्दार तक कहते रहे और ये तक कहते रहे कि जब मुश्किल में होते हैं घुटने पकड़ लेते हैं, जब ताकत में आते हैं तो गिरेबान से पकड़ लेते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने सुनी, लेकिन बुनियादी रीज़न क्या थी कि इमरान खान साहब ने तो अपनी पहली तकरीर में कह दिया था आवाम को कि जब इनके ऊपर हाथ डलेगा ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम एक उंगली एक पार्टी को उधर भी हुए, इकट्ठे तो उधर भी हुए। मैं तरीन साहब की बात कर रहा हूं, नहीं इधर तो हुए इकट्ठे, मैं आता हूं, उधर भी हो गए 40 इकट्ठे। लेट मी टेक योर टाइम, मुझे अपना पॉइंट बनाना। देखिए प्लीज, हमारे लिए बड़ा आसान था जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी, जो मुनाफिकत के ऊपर पॉलिटिक्स थी। एक रास्ता ये था कि आप एक उंगली पीपल्स पार्टी को पकड़ा दें, एक PMLN को पकड़ा दें और दोनों को आप जो है वो खिलाते रहें, दोनों खेलने के लिए भी तैयार थे। आपको याद होगा कि बिलावल ने नारा मारा था, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। शहबाज शरीफ ने कहा था जी चार्टर ऑफ इकॉनमी करते हैं, उसकी कीमत मांग रहे थे। ये वो लोग हैं जो हमेशा बगैर कीमत के, बगैर लेन देन के कभी किसी की को फेवर नहीं करते। मकसद ये था कि NRO दे दो। फैटफ बिल के दौरान वो 35 शिक्कें आपके सामने आईं जिसमें मकसद था नैब को बंद कर दिया जाए, लेकिन हमने जब इन्हें कहा कि हम इन चीज़ों पे तैयार नहीं हैं, NRO नहीं मिलेगा, तो इन्होंने PDM बना ली। PDM बनाने के बाद अब आप देखें कि एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं, एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं। हमें सिलेक्टेड कहने वाले आज एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं। कहाँ लड़ना था चेयरमैन सेनेट के लिए, कहीं ना कहीं उनके इत्तेहादियों को कहीं ना कहीं कोई रिलीफ तो मिला है। एक मिनट, मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं। देखें रिलीफ, दैट इज वेरी मच ऑब्वियस नजर आ रहा है। बात क्या है, बात रिलीफ की नहीं है, बात यह है कि दोनों जमातों का शुरू से ही एक दूसरे के साथ मुनाफिकत थी।
शुरू से ही, क्योंकि एक दूसरे के डसे हुए हैं ना, एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते। अब जरदारी इसमें अपना मतलब निकाल गए और पीपल्स पार्टी ने तो नून के साथ वो काम किया पकड़ के जो इन्होंने उनके साथ करना था। घड़ी खुदा बख्श में मरियम से नारे भी लगवा लिए, बिलावल को छोटा भाई भी बनवा लिया, खुद को आसफा और बख्तावर की जगह के ऊपर भी ले गई। और यही मैडम साहिबा जो हैं जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ये कहती थी इमरान जरदारी भाई भाई, वो क्लिप आप निकाल के रखे ना, ये बातें करती थी। आज उनके स्टेज के ऊपर चढ़ गई और जब उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए, उन्होंने कहा नवाज शरीफ को वापस लेकर आए, तो फिर इन्होंने एक दूसरे को सिलेक्टेड कहना शुरू कर दिया। एक दूसरे के गंदे कपड़े चौकों के ऊपर इन्होंने धोना शुरू कर दिए। कहाँ इन्होंने लीडर ऑफ द हाउस के लिए लड़ना था, चेयरमैन सेनेट के लिए लड़ना था, अब भाई लड़ रहे हैं। चले उनके गुब्बारे में लड़ाई, उनके गुब्बारे में तो हवा निकल गई। अभी जो नए चैलेंजेस खड़े हो गए आपके लिए, मैं तरीन साहब की बात करूं, उधर भी तो आया ना। एक बड़ा ना मशहूर टीवी प्रोग्राम हुआ करता था कि कौन बनेगा करोड़पति। ये आज इशू चल रहा है इनका, कौन बनेगा अपोजिशन लीडर। इनकी लड़ाई उस पे आ गई। जहां तक देखें बात तरीन साहब वाला मामला है, इस पहलू ब्लैकमेल तो वहां पे भी हुए हैं आप लोग। नहीं, इस पहलू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज कर दिया आप लोगों ने। इस पहलू का आपका देखें, आपका राइट है सवाल पूछना, हमारा काम है उसका जवाब देना है। बिल्कुल। और एक अच्छा साफी वो होता है जो हर पहलू से सवाल को उजागर करे, सवाल उठाए, ताकि आवाम सुने। इसी वजह से हम आपको पसंद भी करते हैं भाई, इसी वजह से हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप नौजवान भी हैं, विजिलेंट भी हैं और आपका हर एंगल के ऊपर आपकी नज़र होती है। देखिए दो बुनियादी चीज़, ब्लैकमेल हुए नहीं हुए, देखिए दो बुनियादी चीज़ें। बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि अगर इमरान खान ब्लैकमेल व होने वाले होते तो जंगीर तरीन का तो मामला ही कोई नहीं है। हमारे लिए तो जब पीडीएम हमें जलसे कर रही थी, जुलूस कर रही थी, इस्तीफ़े दे रही थी, अदम एतमाद की बातें कर रही थी, लॉन्ग मार्च की बातें कर रही थी, या पिछले साल फजलुर रहमान साहब रेंटे धरना लेकर आए थे यहाँ पर, जिसमें बावर्ची पीपल्स पार्टी का था और कंटेनर नून लीग का था, अक्टूबर 2019 में। तो हम तो उस वक्त भी ब्लैकमेल नहीं हुए। तो लिहाजा मामला ये है कि ब्लैकमेल इमरान खान को कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसने एक चीज़ साबित कर दी कि जो जंगीर तरीन इनको बुरा लगता था, जिसका एटीएम बुरा लगता था, जिसका जहाज़ उड़ता था तो इनको चीखें निकल जाती थी, जिनका उसको लंदन जाने का तरीका एनआरओ लगा था, खुद के इनके बाबूजी आज इनका हीरो है। सुन लेना, आज इनका हीरो आज वो उसको हीरो बना के पेश कर रहे हैं, आज सिंपैथाइजिंग कर रहे हैं। और वो बाबूजी जो दवाई लेने गए थे वो वापस नहीं आए, वो वहां जाके कहीं खो गए। तो भाई यहाँ पर इतने लोग हैं, जिसने को गटर का ढक्कन उठाया हुआ है, किसी ने साइकिल उठाया हुआ है, किसी को दिल की तकलीफ है, किसी को कैंसर की तकलीफ है, सबको मरने का खतरा है। यहाँ पर कई लोगों की कत्लों की दुश्मनी है, वो उनको मरने का खतरा है। क्या सबको बाहर भेज दिए? ये क्या रस्तू जो है किस किस्म की मंतकें सामने लेकर आ जाते हैं? भाई जुडिशियल कस्टडी में है, सजा हुई है चोरी के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, एवन फील्ड के वो जो महलात हैं उनके ऊपर सजा हुई है। देखिए मरियम की सजा तो मुअत्तल हो गई ना एक केस में, लेकिन नवाज शरीफ को तो दूसरे रेफरेंस में सजा हो गई थी ना दोबारा। तो फरूख हबीब साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और इसी पार्लियामेंट के एक्ट आपके अंडर नहीं है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ने बनाया, आपके अंडर नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक होगी, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो ऐसा ही है, लेकिन वो बशीर मेमन साहब क्या क्या कुछ इल्जाम आपके ऊपर नहीं लगा? देखें बात ये है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए? देखें बशीर मेमन साहब जो PMLN के बाढ़ में खिलाड़ी का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि वो एजेंडे पे हैं नून लीग के, बाढ़ में खिलाड़ी का किरदार अदा कर रहे हैं और बशीर मेमन के से फरमाइशी प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं। और बशीर PMLN करवा रहे हैं ओपनली। हाँ, को वीडियो पड़ी होगी मरियम के पास, उनकी भी वीडियोस वाले हैं ना, वो भी सकता है। बात ये है, आप इनकी तारीख देखें ना जमील साहब, आप क्या लगा रहे हैं तो उसके अंदर उस के अंदर मुझे बहुत सारी शरारतें नजर आ रही हैं। और आपको ये पूछना नहीं चाह रहा आपसे, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता है कि देखें, किसी को ये वीडियो बना के ब्लैकमेल करते हैं, किसी का फ़ोन रिकॉर्ड करवा के ब्लैकमेल करते हैं, किसी को ये ब्रीफ केस दे के ब्लैकमेल करते हैं और किसी को कलाशनकोफ के ज़रिए ब्लैकमेल करते हैं। ये शरीफ ख़ानदान का पुराना वतीरा है भाई मेरे। और बात ये है, किसी को ये टिकटों का लालच दे के भी ब्लैकमेल कर लेते हैं। अभी इनको टिकट का लालच मिला है? इनको किस चीज का लालच मिला? कोई भी लालच दिया नहीं, कोई आपकी इन्फॉर्मेशन तो होगी, सारी एजेंसियां आपके अंडर है गवर्नमेंट के। देखें, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं जी, और मैं ये भी चाहता हूं फैक्ट्स रखें, खबर रखें कि क्यों कर रहे हैं। मैं आपके सामने फैक्ट्स भी रखूंगा, खबर भी रखूंगा कि वो सवाल जो मीडिया के दोस्तों को भी पूछना चाहिए मेमन साहब से कि जब आसिफ अली जरदारी के जाली अकाउंट्स पकड़े जा रहे थे तो आसिफ अली जरदारी के साथ तो सिंध की आपकी ज़ाती दुश्मनी भी थी
और जाली अकाउंट्स थे आसिफ अली जरदारी के, ये नहीं था कि उसने जाली अकाउंट्स नहीं किए थे, जुर्म नहीं किया था। तो बड़ी मेहनत हो रही थी, दिन रात एक किया हुआ था, अपना ज़ाती एक दोस्त इंक्वायरी कमेटी का अफसर जो है वो लगाया हुआ था, जो जाकर जाली अकाउंट्स निकाल रहा था, सारे काम कर रहा था। तो भाई मेरे ये बताएं कि ये जो टीटियाँ अब पकड़ी गई हैं शहबाज शरीफ की, जमील फरूकी, 25 अरब रुपए की टीटियाँ शहबाज शरीफ की जो FIA के ने पकड़ी हैं, उसी FIA ने पकड़ी हैं, जिसका DG एक्स DG बशीर मेमन था, जिसको IG AJ के आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है वो PMLN की हुकूमतें लगवाया था, जो उनको इलेक्शन जितवा के आया था, उसके नाम के ऊपर उसको लगाया गया था DG FIA। तो उस वक्त उसके हाथ बंधे हुए थे, किसने रोका था? एक जैसा केस था, जरदारी के जाली अकाउंट्स पकड़े जा रहे थे जो जायज़ थे, तो शहबाज शरीफ की टीटियाँ क्यों नहीं पकड़ी जा रही थी? मंजूर पापड़ वाला क्यों नहीं पकड़ा जा रहा था? मुश्ताक चीनी वाला क्यों नहीं पकड़ा जा रहा था? क्योंकि ये बाढ़ में खिलाड़ी थे उनके, ये उनसे मुस्तफीद हुए थे। और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर और बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ये मेरा ओपन चैलेंज है। शहजाद अकबर साहब ने तो ये सवालात नोटिस भिजवा दिया उनको। सर नोटिस चला गया, वो शहजाद अकबर के मामले में था। मैं तो एक पाकिस्तानी के तौर के ऊपर भी, एक शहरी के तौर के ऊपर भी मैं तो ये जानना चाहता हूँ, मेरे सामने दो सूरतें हैं। मेरे सामने एक चेयरमैन जावेद इकबाल है नैब का, और मेरे सामने एक चेयरमैन नैब कमर जमान है, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी आला अदलिया के सामने जाता है, हाथ बांध के खड़ा हो जाता है और अपनी बेबसी का इजहार करता है कि मैं हुदैबिया पेपर मिल केस को नहीं खोल सकता, मनी लॉन्ड्रिंग, आई रिमेंबर, मैं अपील दायर नहीं करूंगा। और अदलिया उस वक्त कहती है कि आज नैब हमारे सामने फौत हो गया, सारे केसेस शरीफ खानदान के बंद किए। एक इकबाल है जो केसेस को खोल भी रहा है, इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है, तक केसेस को खोला हुआ है सर, रेफरेंस भी बना रहा है, हेड टू टो। सर कोई भी किसी का मामला आ सकता है ना, आ सकता है सर, वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ भी कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आ सकता है, के लोग भी तो होंगे। लेकिन बात यह है कि नैब को पहले बनाया हुआ था नो एक्शन ब्यूरो। नैब का मतलब है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। अकाउंटेबिलिटी मींस अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। हम कहते हैं यार हमें 2.5 साल हुए आए, हमारे साथ अगर कोई माजी का आया हुआ, माजी का उसने कोई गुनाह किया हुआ, उसको भी पकड़ें, हम तो नहीं आएंगे। हमने किसी इदारे के बाहर जुलूस निकाला, अलीम खान पकड़ा गया, वो आपके हमारे मियाँ वाली से मिनिस्टर सब्तैन खान साहब पकड़े गए। इवन जहांगीर तरीन के मामले के ऊपर इमरान खान ने खुला मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ होगा और जो नहीं भी होगा, अगर किसी पे कोई सवाल उठता है, किसी के ऊपर कोई मामला सामने आता है, कोई कमीशन में कोई चीज़ आ जाती है, तो फिर उसने अपने आप को मासूम उस मुतलका इदारे के सामने जाके करना है, मेरे सामने नहीं करना, मेरे से फेवर्स एक्सपेक्ट ना करें। लिहाजा इमरान खान ने अकाउंटेबिलिटी का एक म्यार सेट किया है। इनका बयानिया क्या है कि अकाउंटेबिलिटी को इतना बुरा कहो, दिन रात गालियां निकालो, चोरी भी करो, लुटो भी, बुरा भला भी कहो, और फिर कहना कि जी इंतकामी कार्रवाई हो रही है। दुनिया के किस मुल्क में जमील साहब ये बात होती है? वहाँ पर जिस लोग को पकड़ते हैं नेम एंड शेम होते हैं, यहाँ पर 500 नैब ज़्यादा लोगों को। फारूक हबीब साहब, ये भी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता कि तर्जुमान बांगे दोहल कहें कि 28 फरवरी तक हम मियां नवाज शरीफ को मुल्क में वापस ला रहे हैं, और फिर लाया नहीं जाता, और फिर कहा जाता है हमने तो बस स्पेकुलेट कर दिया था। आप मीडिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्पेकुलेट ना करे, आप खुद भी तो स्पेकुलेट ना करें ना सर। उस तरफ भी आ जाते हैं, उस तरफ भी आ जाते हैं। देखिए बात ये है कि आप ये देखें कि कौन सा मुल्क के अंदर ये हो सकता है कि 500 लोगों को नैब ने सजाएं दी हों, प्ली बारगेन किया हो, और वो आपके सिंध की हुकूमत के आला ऑफिस के अंदर बैठे हों। ये मेरी खबर नहीं है, ये सिंध हाई कोर्ट की खबर है, जब उन्होंने हुक्मनामा जारी किया कि इनको फारग करें। यार 14 अरब रुपए की गंदम जिस सूबे में चूहे खा जाते हैं, डकार मार जाते हैं, इनके पाँव के ऊपर जो है वो जून ही रिंगती इनके सर के ऊपर, ये आलम है इस मुल्क का। लिहाजा हम इनके खिलाफ ओनली रेजिस्टेंस इज इमरान खान। इमरान खान खड़ा हुआ है इनके खिलाफ डट के, वरना इमरान खान ना होता तो ये आज मुल्क का सौदा कर चुके होते। इनके स्टेक्स बाहर हैं, एक की दुबई में जायदादें हैं, एक का सरे महल था, एक की लंदन में बच्चे भी बाहर हैं, जायदादें भी बाहर हैं, कारोबार भी बाहर हैं। और जब मुश्किल वक्त आता है, आप इनसे ये सवाल पूछें अच्छा कि जब इक़्तिदार से उतरते हैं खान साहब मुल्क से बाहर क्यों चले जाते हैं? खान साहब के ऊपर कोई डाउट नहीं है किसी का, इवन उनके दुश्मन मुखालिफ सब ये मानते हैं। कुछ दिन पहले मखदूम शहाबुद्दीन साहब थे मेरे शो पे, टेलीफोन लाइन पे, उन्होंने कहा कि ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, बिलीव मी। मैंने सुना आपका वो क्लिप, ये उनके जुमले थे। वैसे आपके शोज में बड़े अच्छे इंकशाफात आप करवाते हैं, मैं कोशिश पूरी करता हूँ सर। ये उनके जुमले, इसमें तो कोई शक नहीं है कि खान साहब ऑनेस्ट शख्सियत हैं। लेकिन आप लोग ये भी तो देखें ना कि आप जिस तरह कह रहे थे कि सारी PDM को और सारी अपोजिशन को सिर्फ एक ही बंदा खल रहा है आंखों में, और वो इमरान खान है। लेकिन इमरान खान का पॉपुलैरिटी ग्राफ भी तो कम हो रहा है ना। आप ये देखें कि आप लोग ज़मीनी इंतखाबात हारते हैं, आप लोग ज़मीनी इंतखाबात में लूज़ कर रहे हैं, आपके वोट बैंक थोड़ा बढ़ रहा होगा, लेकिन आप सीट हार रहे हैं।
लोग रो रहे हैं। NA 249 के अंदर लोगों ने रो रो के दुहाइयाँ दी हैं कि फैसल वाडा साहब हमारे घर में नहीं आए। फैसल वाडा साहब ने दोबारा से पीछे आने की कोशिश नहीं की। आपकी मैं तारीफ करूंगा कि आपके हलके में मेरे अक्सर लोगों से, फैसलाबादियों से बात होती है, वो कहते हैं ये बंदा हर हफ्ते अपने हलके में होता है, 2 या 3 दिन के लिए हर हफ्ते अपने हलके में होता है, और नौजवान की आदत है। तो जो लोग वादे करके कहते हैं आप कराची को लूज कर रहे हैं बड़ी बुरी तरह से, तो इसकी तरफ किसी की नज़र है? देखिए जमील, बात यह है कि जब आप कंस्टिट्यूंसी, जिस तरह आपका ये एक प्रोग्राम है ना जी, इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस प्रोग्राम को कैसे रन करना है। आपका प्रोड्यूसर कौन होगा, आपका कंटेंट राइटर कौन होगा, एसोसिएट मैं खुद ही आपका सवाल पूछने का अंदाज क्या होगा, और आप अगर खुद मेहनत करते हैं, चीज़ों को खुद लेके चलते हैं, लीड करते हैं, तो उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं ना। ऐसे ही ऑब्वियसली बुनियादी तौर के ऊपर देखें, जब हम कंस्टिट्यूंसी को डील करते हैं तो जब कोई इलेक्शन हारा जाता है या जीता जाता है तो हम उसको फौरी तौर के ऊपर लिंक कर देते हैं कि ये कोई नेशनल सतह का सेटबैक हो गया। देखें, कुछ चीज़ें आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ भी होती हैं। जिस तरह आपने डस्का की बात की, डस्का के अंदर हमने वोट गेन किया, मैंने देखा ये वो कंस्टिट्यूंसी थी, वजीराबाद, डस्का, यहाँ पर 2 PMLN के जो लोग थे, उम्मीदवार थे, अल्लाह उनको बख्शे, ये वर्कर थे। ये बात माननी पड़ेगी, वर्कर्स भी थे, लोगों में मौजूद भी होते थे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर उनका एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक भी था। उसका नतीजा आपको जनरल इलेक्शन के अंदर भी नज़र आया कि वहाँ सर जो है वो PMLN सीटें जीती थी, तो वहाँ पर हमने अपना वोट बैंक इंक्रीज़ किया, कम नहीं हुआ। बुनियादी तौर के ऊपर, जैसा कराची की आपने बात की, कराची में हमें कुछ चैलेंजेस का सामना है। कराची का मामला ये है, जब वफाक देखता है तो वफाक पूरे पाकिस्तान को देखता है, उसकी PSDP की डिस्ट्रीब्यूशन पूरे पाकिस्तान के ऊपर होती है। लेकिन जो सर, लेकिन कैंडिडेट हल्के में तो जा सकता है सर, ये अफसोसनाक है ना। ये तो पब्लिक को ना ये सेंटिमेंट्स चाहिए होते हैं कि यार देखें हमारा MLA, हमारा MP हमारे साथ आके रहता है। एक अच्छे सियासी पॉलिटिकल वर्कर के लिए जरूरी होता है कि जो आवाम उसे पार्लियामेंट में भेजती है उसके साथ राब्ते में रहे, जरूरी होता है। लेकिन चूंकि अब वहाँ पर कैंडिडेट तब्दील हो चुका है, जो हमारा मौजूदा कैंडिडेट है वो वहाँ पर PTI का वर्कर है, हमारे जैसा ही वर्कर है, ग्रास रूट से ऊपर आया है, और उस बच्चे ने काफी, हमारे भाई ने काफी मेहनत की है। आपने डस्का की बात की, डस्का की एक चीज तो अप्रिशिएबल है, जो अभी आपने कहा कि आप लोगों का वोट इंक्रीज हुआ है वहाँ पर, वजीराबाद में जी वहाँ पे भी 18,000 था, 45,000। लेकिन एक चीज, जिस तरह वोट इंक्रीज होना, एक स्टैंप लगा है आप लोगों के ऊपर, इसी तरह एक और चीज भी स्टैंप लगी है कि जो पहले ज़िमनी इंतखाब हुआ था उसमें अगर इसी तरह से इंतखाब होता तो जीतना उसी ने था जो अब जीता। तो ये स्टैंप लगती है कि वहां पर फिर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई थी। इसको आप कैसे क्लियर करेंगे? देखिए 2-3 चीज़ें हैं जमील साहब। बात ये है कि PMLN का एक काम है कि इनका प्रोपेगेंडा बहुत तेज़ है। ये करते क्या हैं, ये कत्ल भी खुद करते हैं और उसका जुम्मा किसी और के ऊपर डाल देते हैं, और ये हमेशा कातिल भी खुद होते हैं, मुनसफ भी खुद होते हैं। असला भर भर के भाई मेरे इन्होंने गाड़ियों में पहुँचाया, और वो हमारा अता तारड़ जो है उसको अगर आप देखें तो वो एक पुलिस की ज़बरदस्ती गाड़ी में घुस गया। क्यों? कि पुलिस चेक कर रही थी, सेक्शन 144 लगा हुआ था, असले की नुमाइश के ऊपर ममानत थी, इनके लोग असला लेकर आए थे। अब बिल्लू भट्ट देख लें, गुल्लू भट्ट देख लें, आप कौन कौन से जो नाम हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो तमाम असला इन्होंने वहाँ जमा किया राना सनाउल्लाह की क़यादत के अंदर। ठीक है, राना सनाउल्लाह को हमसे बेहतर कौन जानता है, हम तो आमने सामने इलेक्शन लड़ते हैं ना, जो इनका तरीक़ाकार है। वहाँ सारा दिन इन्होंने फायरिंग करवाई, अमन अमान ख़राब किया। इनको ये था कि अमन अमान ख़राब करेंगे, इनके लोगों को मारेंगे, ये डर के अंदर घुस जाएंगे और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। फिर उसके ऊपर इन्होंने सारा अपना केस बिल्डअप कर लिया जी कि धांधली हो गई। मुझे आप ये बताएं कि अगर इतनी ही ये लीड से जीत रहे थे तो अब फिर इनको तो जीतना चाहिए था 60-70 हज़ार की लीड से, इनको जीतना चाहिए था 80,000 की लीड से, इतने पॉपुलर थे। लेकिन हारने वाले ने भी 94,000 वोट ले लिए। सर 94,000 वोट तो लिए ना, हारने वाले ने लिए ना, हमारा ही रनर अप कैंडिडेट मैं वही कह रहा हूं, उसके 60,000 वोट थे जनरल इलेक्शन में। जी तो कहाँ 60,000 वोट और कहाँ ज़िमनी इलेक्शन के अंदर 94,000 वोट, इसका मतलब हमने वहाँ पर गेन किया। राइट, तो फरूख हबीब साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, बड़े 2-4 बड़े क्विक सवालात वो पूछना बड़ा ज़रूरी है। काबीना में ये जो रीशफल होता है, कैबिनेट रीशफल हर मतलब 6 दफ़ा हो चुका, 2.5 साल में 6 दफ़ा हो चुका, 6ठी दफ़ा अभी हुआ। तो ये रीशफल होता है, ये किसी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर होता है, या इसमें तो कोई शक नहीं है कि प्रोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है, जिसको चाहें लगा दें?
जाहिर है कि वो होल सोल एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, जिसको चाहे लगा दें, कोई इस पर एतराज़ नहीं कर सकता। लेकिन सवाल तो बनता है कि आप किसी एक मिनिस्टर को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर लगाते हैं, तो परफॉर्मेंस की बेस पर लगाते हैं, गेज करते हैं कि यहाँ परफॉर्म नहीं किया तो इधर लगा रहे हैं, या इसका पैरामीटर कोई नहीं है, बस मर्जी है। देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब हमेशा अपने जो वज़रा हैं उनको उनके टोज़ के ऊपर रखते हैं, उनकी पीरियडिकल परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने तमाम मिनिस्ट्रीज़ के साथ परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साइन किया जी, और उनको उनके KPIs दे दिए हैं कि आपके ये टारगेट्स हैं जो आपने अचीव करने हैं, और इनमें से कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो आपकी मिनिस्ट्रीज़ आवाम की बेहतरी के लिए इनिशिएटिव्स ले रही हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब हमेशा जो है वो जायज़ा लेते रहते हैं, रिव्यू करते रहते हैं उनके ऊपर। बिल्कुल परफॉर्मेंस का कोई गेज तो होगा, पैरामीटर तो होगा ना। सुन लेना, उनके ऊपर जमील साहब कोई पाबंदी नहीं है वज़ीर आज़म के ऊपर, ना कोई कानूनी पाबंदी है ना कोई आईनी पाबंदी है। वो तो हम कह रहे हैं कि वो किसको रखें किसको ना रखें। और मैं ये समझता हूँ कि जो डिसीजन मेकिंग वो करते हैं, उस डिसीजन मेकिंग के पीछे सारी बात है कि वो सोचो विचार उनका होता है और उन्होंने रिजल्ट देना है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये फैसला साजी जो है वो हमें उनके ऊपर जो है वो छोड़ देनी चाहिए। पब्लिक में कन्फ्यूजन पैदा होती है ना। देखें जी, फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो उनसे वो वजारत लेकर उन्हें वज़ीर इत्तलात व नशरियात क्यों बनाया गया? अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात थे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उन्हें वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया गया, वहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो फिर वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात। ये हमें कन्फ्यूजन से निकालें कि पैरामीटर क्या है। ये कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको बयान कर देता हूँ। देखिए, आप लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, उसकी मिसाल से शुरू कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या था जब हमें हुकूमत मिली? तो हमें हुकूमत ये मिली कि इसहाक डार इस मुल्क की इकॉनमी में जगह जगह माइंस लगा के गए थे, कर्ज़ों की माइंस लगा के गए थे, और कर्ज़े वो थे जो ऑफ द बुक्स पार करके गए थे। यानी कि जमील काम बोल TV पे करता है और वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान का है, कर्ज़े पाकिस्तान के नाम पर ले रहा है, लेकिन शो बुक्स में नहीं कर रहा। यानी कि आप बोल TV में काम कर रहे हैं, नाम बोल का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यूज़ अपने ज़ाती मुफाद के लिए कर लेते हैं। ठीक, ये हमारे सामने चीज़ें आना शुरू हो गई। IMF ने पकड़ी ये चीज़ें, वर्ल्ड बैंक ने ये चीज़ें पकड़ी, और हमारे मुल्क के अंदर जो हमारी ग्रोथ थी वो हमारी इम्पोर्ट बेस्ड ग्रोथ थी, मांगे तांगे की, उधार की, क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ थी। कर्जा लेके जनाब आपने गाड़ी भी ले ली, आप कहें जी मेरी बड़ी खुशहाली होगी। कर्जा लेके आप कहें मैंने घर में ऊपर से चीज़ें थी। सर, अवाम को ये चीज़ें बताना ज़रूरी है। हमें क्या चैलेंज था? हमें चैलेंज था सबसे पहले मुल्क को बैंक डिफ़ॉल्ट से रोकना। हम भागे, अपने दोस्त ममालिक के पास गए ताकि हमारा को सांस निकले। उन्होंने हमारी मदद की, पैसे पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर रखवाए। ये जो बात हो रही थी डॉलर 200 पे जाएगा, भाईजान आप बैंक डिफ़ॉल्ट होते तो 400 पे जाता, 500 पे जाता। उन ममालिक का हाल देखें जहां पर बैंक डिफ़ॉल्ट हुए, लोग बोरियों में पैसे लेके फिरते थे। खुशी होगी जब दोबारा 100 से नीचे सर सुन लेना, तो उसमें खुशी होगी। सर सुन लेना, लोग बोरियों में पैसे लेके फिरते थे। आज हमने क्या किया? आज आपका रुपया पाकिस्तान की तारीख में, नहीं मैं आ रहा हूँ उसी जानिब आ रहा हूँ, मैं मिनिस्ट्री चेंज होने की बात की थी सर, मैं उसी को लिंक कर रहा हूँ, उसी से लिंक कर रहा हूँ। आप के आज हमने जो चैलेंजेस थे, आज पाकिस्तान की तारीख में पहली बार रुपया आपका 25 रुपये अप्रिशिएट हुआ। फाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम किया, हमने अपने अखराजात को कम किया, अपनी इंपोर्ट्स को कम किया, करंट अकाउंट डेफिसिट को करंट अकाउंट सरप्लस के ऊपर लेकर आए। वो हफीज़ शेख ने वो अच्छा किरदार अदा किया वहाँ पर, जहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करनी थी। अब जो चेंज करने का मकसद ये था कि हमने यहाँ पर अब जाना है ग्रोथ मॉडल। तो उन्हीं से करवाते ना सर, सुन लेना, हर बंदा हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं होता ना। जहां तक इकोनॉमिक डिसिप्लिन की जरूरत थी उन्होंने अच्छा काम किया, उस काम के लिए रखते, किसी और को दूसरे काम के लिए। SPM ही तो लगाना है। नहीं सर, SPM नहीं लगाना। बात ये है कि अब हम जाना चाहते हैं ग्रोथ मॉडल के ऊपर। ग्रोथ मॉडल का मतलब ये है कि आपने जो कंजम्पशन करनी है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपको पता है मुसलसल हर माह पाकिस्तान के अंदर 2 अरब से ज़ायद की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो रहा है। क्यों हो रहा है? कभी ये जाना है आपने? कभी इस पर भी शो करें ना। 500 अरब रुपए के भाई मेरे, आपकी स्टेट बैंक ने 2% 3% पे इंडस्ट्रियलिस्ट को जदीद मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए लूम्स आई हैं, पावर लूम्स आई हैं, सर पावर लूम्स आ गई, स्विंग मशीनें आ गई, आपके स्प्लेंडर्स आ गए, आपकी वाटर जेट मशीनें आ गई। इसमें तो कोई शक नहीं है, इकोनॉमी शक नहीं है, इकोनॉमी बेहतर हुई है भाई, हकीकत है। आपके सर मेरे सवाल का जवाब दें सर। बात ये है वजारतें क्यों बदली जाती हैं? वजारतें मैंने आपको जो बात की इसी वजह से की कि आप ये देखें कि जहां किसी वजीर की आपको ज़रूरत है, किसी ऐसे बंदे की जिससे अब आप अपना मौजूदा काम करवाना चाहते हैं, उसको आप ले आते हैं। जरूरत के तहत हो रहा है, जरूरत के परफॉर्मेंस के तहत नहीं हो रहा सर। जरूरत और परफॉर्मेंस दोनों मैटर करती है ना। अब इंफॉर्मेशन के अंदर सर, इंफॉर्मेशन के अंदर मैं समझता हूँ कि फवाद
ने पहले भी अच्छा काम किया था, फिर हटाया क्यों गया? नहीं, अब जो है वो हम उसको नई जिद्दत के साथ, नई जहद के साथ जो है उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग हुई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ा अच्छा काम किया। देखें बात ये है कि वो फिर इधर उधर की बात हो जाती है ना, हमें फोकस बात ये करनी चाहिए कि जो मिनिस्टर्स हैं इनको टास्क है, हमारा बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इंडस्ट्री में। आप ये देखें कि कोविड के दौरान दिन का वज़ीर ख़ज़ाना सर, अफसोस होता है, वेरी यंग एंड वाइब्रेंट पर्सनालिटी। सर सुन लें, देखें बात ये है कि आपने एक तब्दीली करके आपने एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया था, उसके बाद टीम पूरी आ गई है, वो अपना काम कर रही है, उनकी परफॉर्मेंस भी सामने आ जाएगी। मेकशिफ्ट अरेंजमेंट थे ना वो, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट। देखें लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हमाद को जो जिम्मेदारी दी गई है, एक एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, आपका सर्कुलर डेट एक चैलेंज बना हुआ है। और आपको ये भी बात बताऊँ कि गाड़ी को 500 की स्पीड लगा के जमील साहब, इसहाक डार, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और नवाज शरीफ खुद छलांग मार के गाड़ी से उतर गए हैं और ब्रेकें फेल कर दी हैं और खाई की तरफ गाड़ी जा रही है, उसको रोकना है भाई। राइट, एक आखिरी सर्कुलर डेट को रोकना है। एक आखिरी सवाल, कोविड-19 पेंडेमिक है, इस सिचुएशन के दौरान पूरी दुनिया में वैक्सीन लग रही है, आप लोगों ने टाइगर फोर्स बनाई थी, बड़ी ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव था, हमने भी तारीफ़ की थी उसकी। अब फ़ौज को आप लोगों ने जिम्मेदारियाँ सौंप दी, वो टाइगर फोर्स कहाँ गई सर? देखें बात यह है कि फिर मैं आपको बुनियादी चीज़ कहूँगा कि हर चीज़ का देखें कंसेप्ट होता है। फ़ौज आपकी फ़ौज है, हमारी है। सुन लेना, आपका आइन जो है वो आपको इख्तियार देता है, अच्छी बात। आपके सूबे उसको तलब कर सकते हैं, और एक पेंडेमिक है और SOPs के ऊपर अमल दरामद कराना है। तेज़ी से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जब कोई बड़ा चैलेंज का सामना होता है, आपने देखा पहली बार नहीं है, पेंडेमिक डिजास्टर में होता है सर, हमेशा फौज तलब की जाती है। सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, सबको तलब किया जाता है, वो भी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। टाइगर फोर्स है? तो देखें टाइगर फोर्स, तो आप भी टाइगर हैं, हम सब टाइगर हैं सर, एवरी सिंगल पाकिस्तानी टाइगर है। नहीं सर, उसको किसी एक के साथ एट्रीब्यूट ना करें। आपने किया है ना सर? सर सुन लेना, गवर्नमेंट ने किया सर। कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट को समझे ना। आप लोगों को इंक्लूड कर रहे थे, उन लोगों को जो कि पार्टिसिपेटरी रोल प्ले कर सकते हैं। सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा उन माशरों में होती हैं जो कौमें जिंदा होती हैं, जो आगे बढ़ के जो है इन चीज़ों के अंदर वॉलंटरली किरदार अदा करते हैं। भाई यूके में भी बनी और न्यूजीलैंड के अंदर भी बनी, दुनिया के और ममालिक में भी बनी, उसको इफेक्टिव पाकिस्तान में बन जाए। मेरा सवाल ये है कि उसको इफेक्टिव बनाते हैं। इफेक्टिव है ना, इफेक्टिव है, उन्होंने किरदार अदा किया। इफेक्टिव होते तो मेरे ख्याल में आपको जरूरत पड़ती। नहीं देखें, किरदार अदा किया, लेकिन पेंडेमिक बहुत बड़ा है, इसकी आप शिद्दत को समझें और इसके जो नुकसानात हैं जो दुनिया में मचे हैं उसको समझें, और पाकिस्तान ने जिस बेहतर अंदाज से उसको हैंडल किया उसको आप समझें। स्मार्ट लॉकडाउन की आपकी उसी तजवीज़ को, उसी पूरी दुनिया में दुनिया ने फॉलो किया, एप्रिशिएट। उस वक्त मजाक उड़ाया जाता था, जहां तारीफ करनी बनती है वो हम करें। सर मजाक भी उड़ाया जाता था ना, वो उड़ाते होंगे, कहते नहीं उड़ाते नहीं है। यही जो हमारी महारानी जो है ये कहती थी इमरान खान को बंदा मर गया तो आपके ऊपर FIR कटेगी। सबसे ज्यादा बंदे भी इन्होंने इकट्ठे किए, सबसे ज्यादा जलसे भी इन्होंने किए। बिल्कुल ठीक। और आज ये हमारे मिन्नत तरले कर रहे हैं 5 साल पूरे कर लो। सर बजट आ रहा है, बजट में कोई रिलीफ है इस दफा? 3 साल से तो बड़ी सख्त सिचुएशन है, ऊपर से पेंडेमिक है। देखें नामसाइद हालात के बावजूद हुकूमत ने जो है वो सब्सिडी ख़त्म नहीं की थी, हुकूमत अपना कामयाब जवान प्रोग्राम जारी रखी हुई, हुकूमत सेहत कार्ड लेकर आ रही है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं है। 10 लाख रुपए से आप अपना सालाना इलाज करवा सकते हैं। हुकूमत ने बैंकों को पाबंद किया, 340 अरब रुपए की मॉर्गेज मार्केट क्रिएट कर दी है। 10,000 15,000 किराए के ऊपर रहने वाला शख्स 5,000 किस्त दे के अपने घर का डे 1 से मालिक बन जाएगा। ये चीज़ें पहले क्यों नहीं तौफीक हुई इनको? ये आम आदमी की सोच इमरान खान क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसके दिल में दर्द है। हाईली अप्रिशिएटेड। इमरान खान लंदन में महलात नहीं बना रहा, गरीब को छत बना के दे रहा है, ये फर्क है इमरान खान और उनका। फरूख हबीब साहब बड़ी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्रंट फेस, यूथ से आपका ताल्लुक, इलेक्टेड MNA फैसलाबाद से, और वेरी वेल डिजर्व्ड स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। सर बहुत बहुत मुबारक एक बार फिर से आप तशरीफ़ लाएँ इस कोविड-19 पेंडेमिक की सूरत हाल के दौरान, आप स्टूडियो तशरीफ़ लाएँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, नज़रियाती कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो चाहे किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी ख्वाहिश भी यही है और वो देखना भी यही चाहता है कि वो तमाम नज़रियाती कारकुनान जिन्होंने ग्रास रूट से नीचे से ऊपर आकर मेहनत करके पोजीशन गेन की है, उनको ही फ्रंट पे रखा जाए और उनसे ज़्यादा काम लिया जाए। यही पब्लिक देखना चाहती है। फ़ारूक साहब को ये मौका मिल गया है, हम उम्मीद करते हैं कि वो इसमें परफॉर्म करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम से जमील फ़ारूकी को।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।